थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन ही करते हैं। मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं आप लोगों को सोशल स्टडी वाला जो पार्ट है ना, उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सोशल स्टडी में क्या क्या आता है और सिलेबस क्या, थोड़ा दिखते हैं। और वो क्यों पढ़ना है ये भी बताऊँगा आप लोग को। ऐसा नहीं है कि वेटेज कम है तो नहीं पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। फैन ऑन कर लो आप लोग, ज़रूरत पड़ेगा ना, पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की ओर जाते हैं। जैसे कि पहले मैं शिक्षक का बता दूं, क्योंकि इसमें शायद सहायक शिक्षक भी है, वर्ग 3 वाले एक दो है ना, दोनों है ना। तो मैं दोनों का डील कर रहा हूँ, लेकिन मेन जो आपका शिक्षक वाला जो होगा अभी जो बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। उसका सहायक शिक्षक भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो शिक्षक वाला जो पार्ट है, व्यापम का जो प्रीवियस वाला था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, 150 वाला, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि व्यापम का हर एक एग्जाम कितना हो रहा है, 100 मार्क्स के हो रहे हैं, तो क्वेश्चन भी 100 हो जाएगा वहाँ पे। वो तो वो जब आएगा तब की बात है। हमारे पास जो सिलेबस है पिछले वाला वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। शिक्षक की बात पहले करते हैं। मैं उसका भी बता दूंगा आप लोग को, सहायक शिक्षक का, अभी सिर्फ इसका समझेंगे। देखो सबसे पहला जो आपका मेन जो है आपका बाल विकास, जिसको आप सामान्य भाषा में क्या बोलते हो, सीडीपी, ये पहला आपका ध्यान रखेंगे। और दूसरा आपका है लैंग्वेज में, एक हिंदी लैंग्वेज होता है और एक होता है आपका इंग्लिश, अंग्रेजी, ये होता है, ये शिक्षक के लिए होगा। और चौथा नंबर का जो है आपका गणित है, और साथ साथ क्या दिया है इसमें, विज्ञान दिया है, ये वाला पार्ट है। और पांचवा आपका दिया गया है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, ये वाला पार्ट दिया गया है। और एक आपका दिया है इसके अंदर कंप्यूटर, कंप्यूटर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट जो दिया गया है वो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान। ये 7 टॉपिक आपको दिया गया है पिछले साल के अकॉर्डिंग, है ना। अब इन सातों में से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स जो आने का है वो सीडीपी से होगा आपका। ये जो प्रश्न आए थे पिछले बार 30, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ध्यान रखेंगे आप पिछले बार के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है, जैसे कि क्वेश्चन कितना थे, 150 प्रश्न थे, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है, ध्यान रखेंगे आप। और ये होंगे कितने अंक, 150 अंक के। और निगेटिव या तो माइनस मार्क की अगर बात करें तो निगेटिव के अंतर्गत है आपका 1/4, मतलब 4 प्रश्न आपका अगर गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये रहेगा, कॉमन है वो, चाहे अभी भी 100 में हो जाए तब भी निगेटिव रहेगा वो। और हिंदी जो है आपका ये 25 प्रश्न, और अंग्रेजी जो है ये 25 प्रश्न। वही बात करें ये जो गणित और विज्ञान को मिलाकर है, ये आपके कितने प्रश्न हो जाते हैं, 30। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 30, और लैंग्वेज को मिला के हम लेते हैं 50, और ये आपका 30 अंक वहाँ पे 110 हो जाएगी वहीं पे वो। ये जो आपका सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है ये 20 अंक का होता है, और कंप्यूटर कॉमन है 10 अंक का, और सामान्य ज्ञान होगा कॉमन आपका ये 10 अंक का। तो ये कितने होते हैं आपके, 40। तो ध्यान रखेंगे इसको बांटा जाता है 30, 50, 30 और एक 40 में, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना दोनों को मिलाकर 50 अंक है, ध्यान रखना आप। ये 150 के अकॉर्डिंग बताया ना। और इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट होगा। और एक आपका कौन सा सबसे नीचे वाला, ये आपका सामान्य ज्ञान, मैं इसको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखेंगे आप। तो 30 नंबर की तैयारी यहाँ से हो जाएगा आपका, ये कहीं ना कहीं वहाँ पे वो। तो ये 30 अंक में क्या क्या आएगा वही बताऊंगा। और जैसे कि सीडीपी वाले सर जब आएंगे तो आपको उसका पूरा डिटेल में बता देंगे आपको कि हर एक पॉइंट में क्या क्या आता है। हिंदी का आज क्लासेस होगा आपका 2nd नंबर, तो हिंदी का पूरा डिटेल बताएंगे सुधीर सर वहाँ पे वो। इंग्लिश का भी क्लासेस होगा। तो आपकी तैयारी अभी जो हम शुरुआत करें 50 नंबर, और ये वाला नीचे वाला कौन सा, ये 30 नंबर का, यहाँ से हम स्टार्ट करें, ध्यान रखेंगे। समय समय में आपका हर एक सब्जेक्ट लगे जाएगा। जैसे गणित जो होता है हमारे यहाँ फ्राइडे और सैटरडे आपके लिए स्पेशल लगाया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप, रवि सर के द्वारा। कुछ दिनों के बाद होगा आपको जब क्लास जब पूरा हो जाएगा तब। इसके साथ साथ कंप्यूटर की क्लासेस लगेगी, और ये जो आपका हिस्सा है ये तो अभी चालू हो रहा है, और ये भी क्लासेस नेक्स्ट मंथ से लगी जाएगा आपका। अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं ये जो 50 अंक है और यहाँ पे जो 30 अंक है, ये सामाजिक अध्ययन और एक सामान्य ज्ञान, इसको लेकर के ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। मैं जो पढ़ाऊंगा ये वाला होगा, मैं इसका डिटेल आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है सोशल स्टडी के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे आप। आपको सिलेबस सबको मिल जाएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। सामाजिक अध्ययन ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है मैं आपको बताऊंगा, और
एग्जाम में कहाँ से आते हैं ज़्यादा वो भी आपको पढ़ाएंगे। सोशल स्टडी ध्यान रखेंगे आप। इसके अंतर्गत सबसे जो पहला यूनिट जो दिया गया है इस सामाजिक अध्ययन का, पहला यूनिट है भारतीय समाज। भारतीय समाज के बारे में दिया, सबसे पहला यूनिट ये होगा, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है, मैं सीधा सब्जेक्ट में आ रहा हूँ, भारतीय इतिहास। अब इतिहास के अंतर्गत अलग से डील कर दिया, उसमें क्या क्या दिया मैं उसको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। इतिहास के बाद आपको इसमें मिल जाएगा भारतीय संविधान, या हम इसको क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था। और एक आपको पढ़ना होगा क्या, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और इसके साथ साथ आपको दिया है विश्व भूगोल, विश्व भूगोल भी दिया है ये। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी दिया होगा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी दिया है। और लास्ट जो यूनिट दिया है आपका शैक्षणिक मुद्दे, पेडागोजी, शैक्षणिक मुद्दा करके ये दिया हुआ है। तो इतना चीजें जो है आपका सामाजिक अध्ययन। देखो अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा हिंदी एक सब्जेक्ट है, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, बाल विकास एक सब्जेक्ट, लेकिन आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट है। देखो आप, क्योंकि इसको पढ़ने में भी लंबा समय जाएगा कहीं कि वहां पे वो, और हर एक सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, एकदम बड़ा बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखेंगे पूरे का पूरा वहां पे वो। इस वजह से आपको दोनों कॉमन लेके चल रहे हैं हम। दो मेन सब्जेक्ट होगा आपका, हिंदी और अंग्रेजी स्टार्ट होगा, और थर्ड जो स्टार्ट हो रहा है आपका सामाजिक अध्ययन। ठीक है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ाऊंगे भारतीय इतिहास वाला पार्ट, क्योंकि इतिहास जब तक हम पढ़ेंगे तब तक आपका हिंदी खत्म हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अंग्रेजी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हिंदी अंग्रेजी और सीडीपी चालू करके इसको पढ़ाऊँ तो इसको लंबा समय जाएगा आपको। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेन सब्जेक्ट के साथ साथ सोशल स्टडी भी आपको पैरेलल लेके चले, क्योंकि क्वेश्चन आना फिक्स है वहां से, ध्यान रखेंगे आप। और कई बार ऐसा आप होता है कि मैथमेटिक्स इंग्लिश में थोड़ा सा अगर वीक है, एक आध दो क्वेश्चन नहीं बना मान लो जाए, तो इसका जो आपका क्वेश्चन होता है वही आपको लेके जाएगा, ध्यान रखना आप। कई बार होता है ना कि मैथमेटिक्स कितना भी आप टैलेंटेड हो, इंग्लिश कितना भी टैलेंटेड हो, ऐसे क्वेश्चन कई बार हो जाते हैं। जैसे मैं खुद मैथमेटिक्स वाला हूँ, तो मुझसे कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन नहीं बना मान लो जाए, तो वो हमको कवर कौन कराएगा, ये सामाजिक अध्ययन करवाता है। क्योंकि इतिहास भूगोल सुना हुआ है, आप स्कूल लाइफ में थोड़ा बहुत पढ़े हो, बस रिवीजन करने आए हो यहाँ पे, कहीं नहीं वहाँ पे हो। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो आए हैं उन लोग तो नॉन साइंस वाले होंगे, क्योंकि ये खबर अब आप देख रहे हो कि साइंस वाले का पोस्ट नहीं है, तो नॉन साइंस वाले ही आए होंगे ज़्यादातर, है ना, 9 साइंस वाले ही कहीं वहाँ पर, तो आप पढ़ के ही आए कहीं ना कहीं वहाँ पे वो। तो मैं जो पढ़ाऊंगा भारतीय इतिहास होगा, इसका भी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, और एक भारतीय समाज, संविधान के प्रश्न आएंगे, भारत के भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल है, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, और एक शैक्षणिक मुद्दे। इतना जो है टॉपिक, इससे केवल 20 अंक आएंगे, ध्यान रखना। और पिछले बार का बता रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न आए थे, भारतीय इतिहास के 10 प्रश्न थे, सोचो 20 में से 10 और भारतीय समाज के 2। मैं जो पढ़ाऊंगा आज से आपको वो 12 अंक का तैयारी होगा, ध्यान रखेंगे आप। जो आपको 30 बताया था ना, उस 30 में 12 अंक यहाँ से हो जाता है। संविधान के जो प्रश्न आए थे पिछले बार वो 4 प्रश्न थे, ध्यान रखना। और भूगोल से जो आए थे वो 2 प्रश्न थे। छत्तीसगढ़ से ये वाला पोर्शन से नहीं आया था, यहाँ से एक प्रश्न आया था, ध्यान रखना। ऐसा करके कुल हो गए थे वहां पे वो। जस्ट इसके नीचे आपको 10 अंक आपको लिखाया गया था सामान्य ज्ञान, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, सामान्य ज्ञान भी होगा, ध्यान रखना। और सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है, फिर से वही सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहला दिया होगा उसमें भारतीय संविधान करके, पहला यूनिट जो आपका सिलेबस उसके अनुसार। दूसरा दिया होगा भारतीय इतिहास, लेकिन यहाँ लिख दिया 10th लेवल का। और तीसरा दिया होगा भूगोल, और इसमें ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं क्या, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और एक ऐड हो जाता है क्या, सामान्य विज्ञान, वहां का विज्ञान अलग है, ये वाला विज्ञान अलग है, ध्यान रखना। और एक क्या होगा फिर से, छत्तीसगढ़। अब ध्यान रखिए, ये जो 20 अंक है ये पूरा अलग है ना, ध्यान रखना आप, और ये 10 अंक है ये पूरा अलग है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी में से होगा वो, ये 10 अंक है, ये ध्यान रखेंगे। और वर्ग 3 वाले के लिए क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पे वही होगा, आपके में सीडीपी होगा। वर्ग 3 की बात करो ना, सहायक शिक्षक, वर्ग 3। सीडीपी सेम होगा, ध्यान रखेंगे आप, हिंदी भी होगा और अंग्रेजी भी सेम होगा। चेंज कहाँ पे होता है, ये जो गणित और विज्ञान वाला जो है ना, आपका पूरे का पूरा गणित कितने नंबर का हो जाता है यहाँ पे, 30 नंबर का, ध्यान रखें, पूरे का पूरा गणित। और ये सामाजिक अध्ययन दिया है ना, इसके स्थान पे आपका होता है पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस, ये होता है पर्यावरण अध्ययन, कितने नंबर का ये, 20। और बाकी सिलेबस सब सेम होगा, सीडीपी हिंदी अंग्रेजी सेम कॉमन होगा वहां पे वो।
30 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर। ये जो गणित और विज्ञान है, यहाँ पे केवल गणित आपका 30 मार्क्स के होंगे, और यहाँ का सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी जो है इन्वायरमेंट होगा, कौन सा, पर्यावरण। बाकी कंप्यूटर 10 होगा और सामान्य ज्ञान भी क्या होगा, 10 होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये वाला तो है आपके में, फिर नीचे में वहाँ पे, और इसको पढ़ा दे मतलब देखो ना, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विज्ञान, वही चीज वहाँ पे क्या है, इतिहास, संविधान, भूगोल, और छत्तीसगढ़ भी है, देखो यहाँ पे वो। अब ये 10 प्रश्न में 5 प्रश्न छत्तीसगढ़ से आ गया था, ध्यान रखना आप, 10 में से 5 छत्तीसगढ़ आया था, और इसमें से एक आध प्रश्न यहाँ से आ गया था। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आप लोगों को, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, ऐसा करके और दे दिए थे, ऐसा करके, तो ऐसा 10 नंबर यहाँ से हो गया था वहां पे। तो यहाँ भी देखो ना आप, इतिहास भी एक प्रश्न आ ही रहे, भूगोल एक प्रश्न आ ही रहे। जब तक इसको पढ़ोगे तब तक पूरा आपका सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, केवल और केवल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है मात्र, बस। क्योंकि ऊपर में नहीं दिया है ना, ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं दिया गया है वहाँ सामाजिक अध्ययन में। आपको एक्स्ट्रा कहाँ पे दिया है, सामान्य ज्ञान वाले में दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान रखना, सिलेबस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पहले आपको, तो क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो है सीडीपी, हिंदी और अंग्रेजी, 3 सब्जेक्ट जो मेन ज़्यादा वेटेज है, हम सोच के आते हैं ना कि हमको यही पढ़ना है पहले शुरुआत में, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं पहले आपको 2 सब्जेक्ट मेजर दें, 25 नंबर का, और एक सोशल स्टडी को लेके चले। क्योंकि देखो ना, आप इतना सारा सिलेबस है, आप खुद एक सोच सकते हो कि इतना पढ़ाने में भी कितना समय आता होगा, क्योंकि हड़बड़ी में पढ़ाएंगे आपको तो कोई मतलब नहीं है। और 30 नंबर मेरे ख्याल से बहुत होता है सिलेक्शन के लिए। पिछले बार तो लोग बताए हैं कि शायद हम लोग सोशल स्टडी को पढ़ ही नहीं पाए थे, और साइंस वाले भी थे पिछले बार, जानते हो आप लोग, तो उन लोग से तो हिंदी इतिहास बना ही नहीं। अब इतिहास आए कितने प्रश्न से, यहाँ देखो 10 और 2 कितने, 12, दोनों इतिहास, ध्यान रखना आप। अब 12 प्रश्न में से अगर 5 भी बन जाता तो किसी का ऊपर नीचे हो सकता था, देखो वहाँ पे वो। कई लोगों का कहना है कि भूगोल समझ में नहीं आता है, विश्व भूगोल, उसमें 1-2 प्रश्न नहीं बन पाए। आया क्या था, भूकंप के मापक इकाई क्या होता है, रिक्टर स्केल आया था। सोचिए इतना बेसिक चीज आया था वहां पे वो, तो आपको समझना पड़ेगा ना कहीं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, आपको ये पूछा जाता है कहीं वहां पे। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित, तो भूगोल में आता है, एकदम इजी क्वेश्चन आता है यहाँ पे। संविधान भी एकदम लिमिटेड है, ध्यान रखना आप, संविधान बोलने से एकदम सोचना मत कि इतना ज्यादा होगा। इसमें राज व्यवस्था दिया गया है मेन, राज व्यवस्था में क्या क्या मेन आपको दिया गया, भाग 5, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री बारे में पढ़ते हैं ना, वो दिया गया है। एकदम डिटेल नहीं पढ़ना है, पूरा संविधान नहीं पढ़ना, ध्यान रखना इसमें भी कम है। मेन जो पढ़ना है ये भारतीय इतिहास, ये आपका मेन सिलेबस सबसे ज्यादा दिया गया वहां पे, है ना। मैं बताता हूँ उसको डिटेल में क्या क्या है वहां पे वो, ये थोड़ा समझ में आया सिलेबस, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। और हर बार बता रहा हूँ, जो भी सिलेबस कंप्लीट होते जा रहे हैं साथ साथ कॉमन में पैरेलल ना अपना एमसीक्यू लगाते जाएंगे, क्योंकि टाइम है कि आपके पास अभी बिल्कुल नहीं है। अब मैं नहीं बोलूँगा कि सर पोस्ट आ गया है तो टाइम नहीं है, पोस्ट का भी अभी कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि आप सुने होंगे 15 अगस्त को घोषित होगा, वेट किए आप लोग, फिर सोचे शिक्षक भर्ती, शिक्षक दिवस के दिन होगा 5 सितंबर को, फिर नहीं हुआ। अब क्या बोल रहे हैं कि टेट एग्जाम जैसे ही होगा घोषणा होगा। तो टेट एग्जाम कब है, फरवरी महीने में है, 1 फरवरी को शायद तक है ना, फरवरी को। तो टेट एग्जाम जैसे ही होगा उसका रिजल्ट आने में कितना दिन लगेगा, 1 महीना तो लगेगा ना कम से कम। 5 दिन तो क्या देगा वो, दावापत्ती करने को देगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, 15 दिन के अंदर निकालेगा वो। तो आप मान लो मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल और मई में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो मई एग्जाम मतलब 5वां महीना है, और अभी कह रहे हैं आपका 10वां महीना, 5 इधर 2 7, 6 महीना मान लो आप। और 6 महीने में सोचो आपको इतना सारा चीजें पढ़ना है ना, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान, इतना सारा सिलेबस 6 महीने में सोच सकते हो आप। और ये भी तो है कि आपसे पहले के लोग तो पढ़ के बैठे हैं, ये तो आप देखो, उन लोग तो रिवीजन से होगा ना, आप तो फर्स्ट टाइम आए हो कहीं ना कहीं वहां पे, हो 1-2 होंगे जो सेकंड टाइम आप रिवीजन के लिए आए हो, लेकिन आप जो आए हो फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपको तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा फिर। तो ज्यादा मेहनत कैसे करना है, थोड़ा सा रणनीति बना के पढ़ना आप लोग कि कैसे पढ़ा जाए 6 महीने में। कि आप बताइए, क्या आपके मन से पूछ रहा हूँ, क्या कल घोषणा हो जाए क्या शिक्षक भर्ती का, कि पेपर हो जाए ऐसा करके, आपका मन के बात बताओ। आपको खुद लग रहा है सर थोड़ा पढ़ने दो उसके बाद ही दे, ऐसा करके लग रहा है ना कहीं नहीं वहां पे। तो वही बोल रहा हूँ कि आपके पास समय कम है, 6 महीने में बता दो आपको, मई में एग्जाम में हो जाएगा और जून जुलाई में होगा आपका पोस्टिंग वगैरह। तो मई महीने तक होगा एग्जाम, उससे अच्छा बेहतर है जो पढ़ रहे हो बकायदा 3 क्लासेस चलेगा, समय आएगा तो आपके लिए 4 क्लास भी कराएंगे आपके लिए, वहां पे वो। तो आपको एकदम हम 6 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना आप। तो आप अच्छे से पढ़िएगा,
हम आपको बुक भी बताएंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स भी करवाएंगे, यहीं पे याद करवाएंगे आपसे, और एमसीक्यू आपकी जिम्मेदारी होगा वो। हम तो टेस्ट लेंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, या तो टॉपिक वाइज खत्म हो तो हम लेंगे ही लेंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना कि हम जाके घर में करें कहीं नहीं वहाँ पर। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके होगा, ध्यान रखना इतना सारे सिलेबस आपको, ठीक है। मैं आता हूँ आपके लिए ये सामाजिक अध्ययन का इतिहास वाला पार्ट, मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये दोनों को, ठीक है। मेन वही होगा, 12 नंबर बहुत होते, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, लाइव क्लास आप लोग को भी समझ में आया। तो इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिलेबस में क्या दिया है। फिर हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे, आज डेमो क्लास है तो भारतीय इतिहास। सबसे पहला जो यूनिट जो दिया है ना, सबसे पहला इतिहास का बता दो ना, भारतीय समाज को भी छोड़ रहे हैं 2 मिनट के लिए। सबसे पहला यूनिट दिया है इतिहास जानने के सोर्स दिया है, इतिहास जानने के स्रोत, और इसके साथ दिया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक दिया है आपका वैदिक सभ्यता। इतना पहला यूनिट है आपका इंडियन हिस्ट्री का, ध्यान रखेंगे आप। थोड़ा बहुत नाम सुने हो, सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता नाम सुने हो ना आप लोग, पढ़ाएंगे, डिटेल होगा आपको, पूरा डील करूंगा मैं, अभी बस टॉपिक लिख रहा हूं आपके लिए, है ना। दूसरा जो आपका यूनिट दिया इतिहास के अंतर्गत, एक दिया है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और एक दिया है आपका गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, और इनका बोला है क्या, प्रशासन, राजनीति, ये सब बोला है यहाँ पे। और थर्ड नंबर का जो दिया है वो दिया है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भक्ति व सूफी आंदोलन, ये दिया गया है। और चौथा जो दिया गया है राजपूत और मुगल के बारे में, राजपूत और मुगल संबंध, और इसमें भी एक शब्द लिखा है इनकी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था, ये दिया गया है, प्रशासन। और पांचवा नंबर सबसे लास्ट दिया है क्या, ब्रिटिश नीति, अंग्रेज आए थे भारत में, और इसके साथ साथ क्या दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। अब हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन कब से पढ़ते हो, 1857 से 1947, ये मैंने पढ़ते हैं, संतावनी क्रांति के बाद। अब देखिए 5 यूनिट है, इतिहास में एकदम सीमित कर दिया है, पूरा इतिहास नहीं दिया, ध्यान रखना। इतिहास जानने के सोर्स मतलब क्या होता है, देखो इतिहास जानने के 2 सोर्स होता है, एक तो पुरातत्व और एक आपका लिखित होता है। पुरातत्व मतलब जो हमको मंदिर वगैरह, अभिलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह, सिक्के वगैरह मिलते हैं, वो होता है। और लिखित मतलब किताब होता है, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको क्या होता है। एक आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले बार जो प्रश्न आया था सिंधु घाटी में, पूछा गया था सिंधु घाटी कैसी सभ्यता है, गांव है या नगर है, तो हम क्या पढ़ते, सिंधु घाटी को नगर पढ़ते हो, ये आया था एग्जाम में। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो 4 वेद पढ़ते हो, तो यहाँ पे पूछा गया था सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीन वेद कौन सा आता है, ऋग्वेद आता है। इस वैदिक काल में एक शब्द पूछा था वधूय, वधु का अर्थ क्या होता है, वधूय आया था शिक्षक भर्ती का, मैं दिखाऊंगा आपको प्रश्न वहां पे, उसका अर्थ होता है परिधान, हम पढ़ेंगे डिटेल वहां पे। एक पूछा गया था रामायण के रचनाकार, पिछले साल का क्वेश्चन, ये भी देखो 3 प्रश्न वहीं से हो गए वैदिक काल से, आप पढ़े होंगे महर्षि वाल्मीकि जी का नाम। तो देखो पहला यूनिट से कितने प्रश्न हुए, 3 वहां पे और 1 यहाँ पे, 4 प्रश्न वहीं से आगे, सोचो आप। सेकेंड जो आपका है मौर्य काल, आप एक नाम सुने होंगे सम्राट अशोक, ये उन्हीं के समय का है, अशोक के समय का। एक टैक्स पूछा गया था यहाँ से, बताऊंगा, जिसको बोला जाता है निष्क्राम्य कर, पूछा गया था, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आप लोग को, ये पूछा गया था। गुप्त साम्राज्य, इसमें पूछा था संस्थापक कौन है, तो आप पढ़ेंगे क्या, श्री गुप्त। 2 प्रश्न यहाँ से हो गए, देखो वहां पे वो, यहीं से देखो एक टॉपिक एक टॉपिक, जो दिया वही पूछा है, क्योंकि इसके बीच का इतिहास और है ना, वो नहीं दिया है, न क्वेश्चन भी नहीं दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्ट कहां पे आगे देखो, भक्ति आंदोलन, और एक आप पढ़ते हो सूफी आंदोलन। पूछा गया था चैतन्य महाप्रभु कहाँ के हैं, एकदम इजी वाला क्वेश्चन, बंगाल के हैं ऐसा करके, वो क्वेश्चन यहीं से आया था। राजपूत और मुगल काल, मुगल काल में क्वेश्चन यहाँ पे अभी नहीं आया था, ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन अगर आ सकता है आगे चलकर तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे, ठीक है ना, ये वाला। और लास्ट कौन सा दिया आपका, ब्रिटिश नीति। अब ब्रिटिश नीति में कौन सा आ सकता है, 57 की क्रांति आएगा, या गांधी जी के आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे कई सारे आंदोलन होंगे वहां, वो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो यहाँ पे इतिहास इतने में सीमित कर दिया है, ये सिलेबस है आपका इतिहास, ये आपके पहले पेज में होना चाहिए इतिहास की कॉपी में, ठीक है।
इसको लिख लो पहले वहीं पे, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या है पूछेंगे आपको बीच बीच में। अमृता जी सिलेबस समझ में आया? राजेंद्र, शंकर, प्रकाश, ये लिख के रखिए, कॉपी में होना चाहिए। सिलेबस तो अलग दिया है आपको, लेकिन मेरे सब्जेक्ट का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बताइए। इसको पढ़ने के लिए, टीचिंग भरते के लिए, देखो अभी जो वित्त विभाग की तरफ जो भेजा गया है उसमें तो नहीं दिया है, लेकिन कई लोग अभी जब बीएड संघ वाले गए थे वहाँ पे, वो ये बात चला है कि जो नए जो शिक्षा मंत्री बने ना, गजेंद्र यादव जी, वो बोले हैं कि सबका सोच करके हम उसमें डालेंगे बोले। हाँ, उसका स्टेटमेंट है कि हम सब के लिए क्या करेंगे, लाएंगे, ऐसा बोले। और जो वित्त विभाग में जो भेजा गया था उसमें तो मेंशन है ही नहीं वहाँ पे, वो साइंस वालों के लिए खास तौर पे गणित। देखो अब राजनेताओं की बातों पे तो विश्वास करना नहीं चाहिए बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका क्या है कि जो घोषणाएं जो होती है वो लोगों को शांत करने के लिए होता है। हाँ, लेकिन बीएड संघ वालों का ये कहना है, जो गए थे अभी न्यूज़ में मैं देखा था, कि साइंस वाले को डालना है, डालेंगे वहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको उम्मीद भी नहीं जगा सकता हूँ कि पढ़ो करके, ठीक है। हाँ, क्योंकि वित्त विभाग ने ऐसा जो दिया है डाटा उसके अनुसार है ना वो तो। पीजी, हाँ उसमें कर सकते हो, अगर उसमें पोस्ट है तब ना। कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ, तो उसमें अगर बेहतर कर सकते हो तो उसको कीजिए ना जी, वो तो बड़ा पद सही से। हाँ हाँ, उसमें कर सकते हो, बिल्कुल। उसके लिए अलग से चर्च है हमारे यहाँ, व्याख्याता के लिए केमिस्ट्री का, उड़ान के ही द्वारा चलाया जा रहा है। नहीं नहीं, चल रहा है अभी तो, 1 महीना हुआ है, 2 सितंबर को साथ चालू हुआ है, 1 महीना हुआ है बस। हुआ, लिख लिए? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास के बारे में, है ना। चलिए इतिहास क्या है समझेंगे पहले। देखिए आप वर्ग 3 वालों के लिए पहले ही बताया था मैं बार बार, सामान्य ज्ञान में तो है ही, ऊपर से आपको पढ़ाना है वही बच्चों को, तो आपको इतिहास जानना जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि जानने के लिए भी पढ़ना और एग्जाम के लिए भी पढ़ना। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, इतिहास आपको वाकई में समझ में आएगा इतिहास घटता कैसे है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है। मैं अभी जितने सिलेक्शन हुए उन लोग को सुन रहा हूँ कि बीच में कोई भी औचक निरीक्षण में अधिकारी लोग आ रहे हैं और उनसे कुछ प्रश्न कुछ भी पूछ रहे हैं जो उससे रिलेटेड है ही नहीं, कहाँ पे कि बच्चों के बारे में आप कैसे जानते हो ऐसा करके। तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछा उसको बता रहा हूँ, उनसे पूछा गया था इतिहास के बारे में उस शिक्षक से। अब वो बताया ना वही कि पढ़े नहीं हैं, सिर्फ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में पढ़े गए हैं, और उनसे प्रश्न पूछा कि बच्चों के सामने ही कि आप बच्चों के इसके बारे में क्या बता सकते हो ऐसा करके। सम्राट अशोक, क्योंकि अशोक चक्र है हमारे यहाँ के नहीं वहाँ पे, तो वो कुछ नहीं बता पाए, सोचो हम। तो डांट फटकार पड़ गई है उनको। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जब सिलेक्शन हो तो आपको ऐसा कुछ पूछे। भूगोल की बात करें अगर, तो भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने राज्य होते हैं क्या है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अधिकारी आएगा वो आपको पूछेगा ही कहीं वहाँ पर, तो इसलिए पढ़ना मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है ना ये। चलिए इतिहास, ये जो इतिहास है ना 3 शब्द मिलकर बना है संस्कृत भाषा के, समझिएगा आराम से, लिखने का समय आप सभी को दूंगा। ये शब्द है इति धन ह धन आस, ये कहलाता है इतिहास, ये संस्कृत भाषा का ध्यान रखना। इति का अर्थ होता है ऐसा, इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का मतलब होता है हुआ हो, ऐसा हुआ हो। अब कब हुआ हो, तो इतिहास को बोला जाता है अतीत में हुआ हो। तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन
अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाएगा हमारे लिए, इतिहास कहलाता है। ध्यान रखना, ये जो अतीत शब्द लिखा है इसका मतलब भी आप सब समझ रहे होंगे, बीता हुआ कल, उसको क्या बोला जाता है, अतीत बोला जाता है। अब क्या हम लोग कल जो बीता था रविवार को उसको इतिहास बोल सकते हो क्या, कि इतिहास में मैं कल यहाँ गया था, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग, नहीं बोलते। इतिहास का एक निश्चित समय अवधि डिसाइड है भारत में, ध्यान रखना। 100 वर्ष पूर्व जो घटना घटी है उस घटना को क्या बोला जाएगा, अतीत बोला जाएगा या इतिहास बोलेंगे। तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा हमारे लिए, इतिहास। अब ये जो घटना घटी है इस घटना के बारे में कोई तो आपके पास सोर्स होंगे ना, कि ऐसा हुआ था 100 साल पहले, ये हमारे पास सबूत है साक्ष्य करके। तो इतिहास जानने के दो माध्यम होते हैं, ध्यान रखना। आपका सिलेबस का पहला ही यूनिट है यही, इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो इतिहास जानने के सोर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है इतिहास जानने के सोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं लिखित में बोलते हैं, या उसको और क्या बोलेंगे हम लोग, साहित्यिक। लिखित को और क्या बोल सकते हैं, साहित्यिक सोर्स बोलते हैं, इसी को ध्यान रखना, साहित्यिक सोर्स। और एक जो होता है आपको भौतिक अवशेष से मिलता है, आर्कियोलॉजिकल, या उसको बोलते हैं पुरातात्विक, पुरातात्विक सोर्स। दो माध्यम होते हैं इतिहास जानने के, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। अब साहित्यिक को पहले समझा दो, समझेंगे ध्यान से। साहित्यिक के अंदर क्या होता है, जो भी ग्रंथ हमको इतिहास बताए वो साहित्यिक हो। प्राचीनतम से प्राचीनतम ग्रंथ कौन है हमारे यहाँ, वेद। और वेद की संख्या कितनी होती है, आप लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखेंगे होंगे तो आप सुने होंगे ऋग्वेद, एक नाम सुने होंगे सामवेद, एक नाम पढ़ेंगे आप यजुर्वेद, यजुर्वेद, और सबसे नवीनतम में आता है कौन सा, अथर्ववेद। ये 4 वेद है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कौन सा वेद किसकी जानकारी देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऋग्वेद में जितने देवी और देवताएं हैं उनके मंत्रोपचार है, पूरा पूजा पाठ की एक पद्धति उसमें। सामवेद में संगीत है पूरा, जैसे सारे गामा पा जो शब्द सुनते हो वो यहीं से आया है। यजुर्वेद में पूरा यज्ञ विधान है, अथर्ववेद में पूरा औषधि वगैरह है। तो देखो हर एक वेद कोई ना कोई इतिहास को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा देवी देवताओं के बारे में, ये वेद है, ध्यान रखना, पहला नंबर। दूसरा आप पढ़ोगे इसी के अंतर्गत पुराण, और पुराण की संख्या हमारे कितनी होती है, 18, जिसमें कि सबसे प्राचीनतम जो पुराण है हमारे यहाँ एक होता है मत्स्य पुराण या मत्स्य पुराण। और आप इसके बारे में सुनेंगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार की जानकारी इसी में है, पूरा बताएंगे आपको इसके अवतार के बारे में। और तीसरा आप पढ़ते हो कौन सा, उपनिषद, उपनिषद, और उपनिषद की संख्या हमारी कितनी है, 108, ये पढ़ेंगे आप। इसके अलावा आप पढ़ते हो महाकाव्य, महाकाव्य। और महाकाव्य दो प्राचीनतम कौन कौन सा, एक सबसे प्राचीनतम आदि ग्रंथ रामायण, और एक कौन सा होता है महाभारत। देखिए ये सबसे अच्छा इतिहास का एग्जाम्पल लेने के, सुनिएंगे ध्यान से। रामायण के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट बस। रामायण जो है 2 पात्र में डिपेंडेंट है, एक माता सीता, एक प्रभु श्री राम। अब कैसे डिपेंड है देखो, सीता जनकपुर की राजकुमारी और राजा अयोध्या के राजा, दोनों के मध्य क्या हुआ था, वैवाहिक संबंध हुआ। वैवाहिक संबंध जब हुआ तो आपको पता होगा परिवार में कलह आया था और इनको मिला था 14 वर्ष का वनवास। अब वनवास जब गए थे तो वनवास में क्या क्या देखने को मिला, पहला चीज मित्रता, कौन कौन जाते ही मिला, निषाद राज, फिर कौन मिले, हनुमान जी, फिर कौन मिले, बाली और सुग्रीव, और दूसरा मिला कौन, प्रेम के लिए माता सबरी, ये। और जब प्रेम में ही आप देखे होंगे पत्नी का अपहरण हुआ तो पत्नी प्रेम में किसको जीत के ले आए, श्रीलंका को। देखो तो ये जो पूरा कहानी है ये किस में लिखा हुआ है, रामायण। तो रामायण हमको एक इतिहास बता रहे हैं, अभी भगवान है छोड़ दो 2 मिनट के लिए, लेकिन ये पूरा कहानी किसके बारे में है, राम और सीता जी का। कौन सा ग्रंथ बताया, रामायण। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक साहित्यिक सोर्स हो गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। महाभारत, महाभारत 2 पात्र पे डिपेंडेंट है ये भी। एक नाम सुने आप लोग कौरव, और एक सुने होंगे आप लोग पांडव। कौरव 5 भाई थे और पांडव कितने थे, 100। और दोनों की महाभारत कराने वाले कौन, श्री कृष्ण। तो देखो इन सब की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिला, महाभारत। इतिहास है ना, कहीं नहीं, बीता हुआ कल है ना हमारा वो। तो ये सब क्या है आपका साहित्यिक सोच। देखो ये पूरा देवी देवताओं के बारे में है, वेद, पुराण, उपनिषद, और ये क्या होता है, ये महाकाव्य, ये पूरा देवी देवताओं के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा राजा महाराजा के बारे में कैसे पता चलता है, सबसे पहले आप एक नाम सुने होंगे आचार्य चाणक्य, और चाणक्य जी की रचना है एक ठो जिसका नाम है अर्थशास्त्र,
और अर्थशास्त्र में कौन से वंश की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश। देखो अब राजा का नाम आ गया यहाँ पे, मौर्य वंश। एक नाम पढ़ेंगे जिसका नाम आप सुने होंगे, पतंजलि। और पतंजलि की रचना आप पढ़ते हो कौन सा? महाभाष्य। आप जब व्याकरण पढ़ते हो तो इनका नाम आता है। अब कौन सा वंश के समय होते हैं ये? शुंग वंश। शुंग वंश। एक नाम सब सुने होंगे जैसे कि कालिदास। कालिदास, कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्र। या छत्तीसगढ़ जब आए थे तो एक रचना किए थे, मेघदूतम। मेघदूतम। अब ये कौन से वंश में थे? तो ये गुप्त वंश में थे। ये देखो, ये गुप्त वंश में थे। इसके आगे जब बढ़ते हो तो एक नाम पढ़ोगे बाणभट्ट। और बाणभट्ट की रचना आप पढ़ते हो हर्षचरित। तो इनका जो जानकारी है राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चल गया। देखो हर्षवर्धन। एक नाम आगे जब सुनोगे तो उनका नाम है चंद बरदाई। और चंद बरदाई की रचना आप सब सुनते होंगे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चलिए अब सुनेंगे, मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, एक करके बता रहा हूं। इतना जो लिखा हूं इससे पहले वाला वेद से लेकर महाकाव्य, ये पूरा देवी और देवताओं के बारे में ग्रंथ है ये। अब राजपाट में जब आते हो तो राजा महाराजा वाला में एक नाम पढ़ेंगे आप, मौर्य वंश। और उसी मौर्य वंश की जानकारी हमको मिलता है आचार्य चाणक्य की रचना कौन सा है? अर्थशास्त्र। देखो इतिहास बता दें, एक है पतंजलि जिसकी रचना महाभाष्य, आप व्याकरण में पढ़ेंगे, शुंग वंश के समय थे। कालिदास की रचना आप मालविका अग्निमित्र। छत्तीसगढ़ में आए तो सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में रचना की है कौन सा? मेघदूतम। तो उस समय कौन सा वंश चल रहा था? तो गुप्त वंश चल रहा था। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, राजा हर्षवर्धन के बारे में। इन्हीं के समय आएगा चीनी यात्री वेनसांग, पढ़ेंगे आप उसको भी। और एक राजपूत काल है, ये जो चंद्रबरदाई है, राजपूत काल में पृथ्वीराज चौहान। राजपूत काल में सुनते हो पृथ्वीराज चौहान। तो देखो ये सीक्वेंस है पूरा। तो इतना सारे ग्रंथ जो लिखा गया है ये क्या है? सबके सब साहित्यिक सोर्स हुआ। कोई ना कोई राजा के बारे में जानकारी दे रहे कि नहीं वहां पे वो, तो इसको बोलते हैं साहित्यिक सोर्स। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। इसको लिखिए पहले वहीं पे, वन साइडेड लिखना आप लोग, इधर का जगह रहेगा आपके लिए, ठीक है। पहले लिखो साहित्यिक सोर्स को, ये इतिहास है, मैंने ध्यान रखना दिया तो उसको भी आप यहीं से बना सकते हो, ध्यान रखना भी। बढ़े आगे। चलिए इसके अलावा भारत में ना विदेश से कई लोग आए थे यात्रा करने, जैसे कि उसको बोला जाता है विदेशी वृतांत। उसको बोला जाता है विदेशी वृतांत बोलते हैं। और या इसको कई किताबों में पढ़ेंगे यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। जो यात्रा करने आए थे, तो भारत में पहला जो विदेशी व्यक्ति आया था उनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जो रचना किया है इनका नाम है इंडिका। ये भी आपका व्यापम में और शिक्षक भर्ती का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखें, इंडिका। और दूसरा जो आया था चीनी यात्री जिसका नाम है फायान। चीनी यात्री का नाम है फायान। और इनकी जो रचना है फू ओ की। और तीसरा जो व्यक्ति आया था उसका नाम है चीनी यात्री वेनसांग। और वेनसांग ने जो रचना लिखा है इसका नाम है सी यू की। आप पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी इसका आगमन हुआ था, सी यू की। और एक और आया था मिड में जिसका नाम है इब्न बतूता। और इब्न बतूता की रचना क्या है? रेहला। तो देखो इन लोग भी क्या किए हैं, भारत के बारे में वर्णन किए हैं। इंडिका आप पढ़ेंगे, इंडिका पे मेगास्थनीज ने मौर्य समाज के बारे में बताया है। मौर्य काल, आ जाइए। जैसे अभी मौर्य काल आपका नाम लिया था, याद है, चाणक्य अर्थशास्त्र, वो भारतीय है, लेकिन ये विदेश से आकर कौन से वंश के बारे में वर्णन कर रहे हैं? मौर्य वंश के बारे में। तो एक इतिहास है कहीं वहां पे वो। ये फायान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, उस समय वंश कौन सा था? गुप्त वंश। उन्होंने गुप्त वंश की जानकारी। वेनसांग जो आया था राजा हर्षवर्धन, अभी नाम लिए थे आपके लिए बाणभट्ट वाला, तो ये आया था। और इब्न बतूता रेहला आता कहाँ पे? मध्यकालीन इतिहास में तुगलक वंश, ये आता है तुगलक वंश में आता है। तो देखिए इन लोग भी आकर भारत के बारे में क्या किए हैं, कुछ ना कुछ रचनाएं लिखे कहीं वहां पे। ये भी इतिहास जानने के माध्यम आपके पास, ठीक है, ये लिखे वहीं पास।
उसी साहित्यिक में लिखना ना नीचे पे, यात्रा वृतांत करके, इतिहास को बताता है ये भी। ये सब आपके पहला यूनिट का पार्ट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा एक तो यहीं से। पिछले बताया था रामायण, यहीं से आया था, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी। इंडिका आया था, मेगा स्नीज यहीं से आया था वो। इब्न बतूता, रेहला नाम है उसकी रचना का, ध्यान रखना, अफ्रीका से आया था ये। लिखे जी लाइव क्लास आप लोग, बढ़े आगे। चलिए साहित्य समझ में आया। साहित्य के अंदर क्या क्या है, मैं पूरा ग्रंथ लिखा दिया हूं, ध्यान रखना कौन कौन सा साहित्य है। वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये देवी देवताओं वाला है। राजमहल में जब आते हो, राजा महाराजा में, तो अर्थशास्त्र, महाभाष्य, मालविका अग्निमित्र, हर्षचरित और पृथ्वीराज रासो, ये पूरा राजा महाराजा के इतिहास बताता है। विदेश के लोग आकर भी रचनाएं किए हैं, इंडिका, फुओकी, सियूकी और एक रेहला। जितना ये सब लिखा है ना, क्या है, एक साहित्यिक सोर्स होता है। अब ये वाला जो हिस्सा जो दिया गया यहाँ पे, क्या दिया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक क्या होता है समझेंगे ध्यान से। ऐसा अवशेष जो हमको ठोस रूप में मिलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक अवशेष के रूप में मिलता है। अब भौतिक अवशेष मतलब ठोस अवस्था पे होगा, जिसको हम छू कर, देख कर क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ऐसा क्या चीज है जो इतिहास बताता है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, प्राचीन समय से आप जब भी पाषाण काल पढ़ेंगे, तो पाषाण काल में आप पढ़ते हो कि उन्होंने जिस चीज का प्रयोग किया, जैसे उन्होंने पत्थर का औजार प्रयोग किया था, आज भी हमको मिलेंगे ये। उन्होंने निवास करने के लिए क्या यूज किए थे, गुफा, आज भी मिलते हैं ये। देखिए आर्कियोलॉजिकल जब जाता है उत्खनन में, तो उनको ना पत्थर का औजार मिलता है। मैं दिखाऊंगा आपको टूल्स कैसे दिखाई देते हैं। गुफा, एक गुफा तो सब आप सुनेंगे, भीमबेटका, बहुत चर्चित गुफा है। छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दे दूं आपको, सिंघनपुर, नाम सुने हो आप लोग, सिंघनपुरी गुफा, या आप सुने होंगे इधर चितवा डोंगरी, बालोद वाला हिस्सा। तो ये है क्या चीज है, सब चीजें सोर्स है ना कहीं ना कहीं, कि हमको पता चलता है वहां लोग रहे हैं, बताया कहीं नहीं कि वहां पे वो पूरा तात्विक साक्ष्य होता है। दूसरा, आप जैसे ही सिंधु घाटी की ओर आगे बढ़ते हो पाषाण काल के बाद, तो सिंधु घाटी में पूरे का पूरा क्या मिला है, नगर मिला है। और नगर के साथ साथ वहां पे क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन मिला है। वहां पे लोगों ने जो मुहर यूज किया था, मुहर का यूज मिला है। वहां पे मूर्तियां मिली है, मूर्तियां मिला है। वहां पे स्नानागार मिला हुआ है, स्विमिंग पूल। अब आप सोचो, ये सब चीजें मिल रही है, जिसको आज भी आप देख सकते हो कि नहीं, अभी भी देख सकते हो। और सोचो 5000 साल पहले बीता हुआ कल है वो, 5000 साल, मैं तो 100 साल बोला हूं ना आपको, मैं क्या बोला हूं, 100 साल पहले जो घटना घटे वो क्या कहलाएगा, ये तो 5000 साल पहले की बात है, ये भी इतिहास हो गया नहीं वहां पे। तो ये सोर्स है, ध्यान रखना। जब आगे बढ़ते हो तो इसमें आप पढ़ेंगे राजा महाराजा, जब राजाओं का समय आता है, तो राजा ने अपने समय क्या चालू करवाया, अभिलेख, लिखने की कला। और अभिलेख में क्या क्या पढ़ता है आपको, स्तंभ लेख मिलेगा, ध्यान रखना, स्तूप मिलेगा, सांची का स्तूप सुने होंगे आप, अशोक स्तंभ सुने होंगे, या वृहद शिला लेख मिलता है, पत्थर पे लिखा हुआ लेख क्या कहलाएगा, शिला लेख। और वही राजा आया तो क्या बनाया, क्वाइंस, मुद्रा, सिक्का बनवाया, ये ध्यान रखना, मुद्रा या सिक्का। वही राजा आया तो क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप सुने हो लक्ष्मण मंदिर, कहाँ पे है लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में, सिरपुर में है ना, महासमुंद, चल उसको छोड़ दो। रतनपुर मंदिर सुने, महामाया मंदिर, ये तो सब सुने हो ना। अब आप बताओ, ये महामाया मंदिर कौन से वंश को उल्लेख कर रहे हैं हमारे यहाँ, कलचुरी। अब आप कैसे पता चला, इस मंदिर के जो दीवार है ना, देखना कभी भी जाओगे तो उस दीवार पे शिलालेख लिखा हुआ है कि इस राजवंश के इस राजा ने इतने समय में बनवाया। तो क्या है ये, पूरा पूरा तात्विक साक्ष्य कहीं नहीं कि वहां पे, ये पूरा पूरा तात्विक अवशेष है, यही हमको अवशेष के तौर पर मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी राजा क्या करता है, जैसे ताम्रपत्र जारी करता है, ताम्रपत्र, या आप सुने होंगे क्या, ताड़पत्र, या आप करते हो क्या, भोजपत्र, ये सब वहां पे आता है कहीं नहीं कि वहां पे हो। लेकिन पहले भोजपत्र का काम साहित्य के लिए होता था, ध्यान रखना आप, भोजपत्र और ताड़पत्र साहित्य लेखन होता था उसमें, है ना। मेन जो हुआ था ठोस अवस्था में कौन सा, ताम्रपत्र को लेते हैं। इसको लिखिए साइड में, वहीं पे मैं दिखाता हूँ अभी कैसे दिखेगा, ये तब क्लियर होगा आपको, ये लिखिए वहीं पे।
मैं समझ में आ जाएगा 2-3 दिन में कैसे लिखना है, मैं बता दूंगा। अभी बेसिक है, आज पहला दिन है। बताऊंगा कल फिर से वापस यही सब चीज़ों को, आज बस समझिए थोड़ा सा। हो गया सभी का? परिभाषा समझ में आया? इतिहास क्या होता है? तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। अब अतीत मतलब बताया था 100 वर्ष पूर्व घटित घटनाएं हैं, तो वो हुआ है करके हमारे पास कितने माध्यम होना चाहिए? 2 माध्यम, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। साहित्यिक जो भी लिखित में होगा, जैसे कि ग्रंथ वगैरह, वो साहित्यिक होगा। और जो हमको भौतिक और से जिसको आप जाकर देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, वो क्या कहलाता है आपके लिए? पुरातात्विक होता है। ध्यान रखें, 2 वाला परिभाषा होता है। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं कल और बताऊंगा इसी चीज को, जो नया है उनके लिए, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस आज पहला क्लास है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बस। जैसे हमको मान लो जाए अभी हम लोग किसी जगह गए हैं और वहां पे 1000 साल पहले सिक्का मिल गया है, तो उस सिक्का को हम किस में लेंगे? पुरातात्विक में लेंगे। ध्यान रखना आप, ठीक है ना। या आप कहीं गए हो ऐसे जगह जहाँ पे गुफा मिल गया नया सा, जहाँ पे कुछ लोग पहले कई हजारों साल पहले निवास किए हैं, ये हमको पता चलता है कैसे? कि उन्होंने उसके दीवारों पे चित्रकारी बनाई है, पेंटिंग्स बनाई है उस समय का, पाषाण काल का, तो पता चल जाएगा कब का है ये, पाषाण काल का कि नहीं, वहाँ पे वो पुरातात्विक है। ऐसा मिलता है। या कोई लिटरेचर्स मिलता है, ग्रंथ मिलता है, तो वहाँ पे पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ सोर्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये सबसे फर्स्ट वाला की बात करें, ये एक ईंट से बना हुआ कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, और पक्के ईंट से बना है मतलब क्या होगा? वो नगर होगा। गांव नगर में 2 डिफरेंस जानते हैं? मिट्टी का घर मतलब गांव, और ईंट का बना है पक्के ईंट तो क्या होता है? वो नगर। ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ऐसा गड्ढा वाला, ये एक स्नानागार है, जिसको आप स्विमिंग पूल बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो ये स्नानागार, स्विमिंग पूल वगैरह कहाँ पे होता है? नगरों पे होता है। तो ये कौन सा सभ्यता होगा? सिंधु घाटी हो। ये देखो अपने आप में बताया, आज भी जाके देख सकते हो। ये है आपका सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। और सांची का जो स्तूप है, आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, और उसमें भी कौन है? राजा अशोक। यहाँ पे राजा कौन आता है? अशोक। अब अशोक कौन से वंश का पता चला? मौर्य वंश का। ये बताइए इतिहास कहीं कहाँ आपको। ये जब आगे बढ़ोगे, नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, एक गुफा का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है एलोरा। आपको पढ़ाया जाएगा एलोरा गुफा। अब उस एलोरा गुफा में टोटल ना 34 ठो है। अब उस 34 में से 10th या 10वां नंबर जो गुफा है उसका नाम है कैलाश नाथ मंदिर। और भारत का एक ऐसा मंदिर है जो मंदिर जो है ना ऊपर से नीचे की ओर बना है। आप सामान्य तौर पर मंदिर कैसे देखते हो? नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ये मंदिर जो है ना ऊपर से नीचे के, पहले शिखर बना फिर नीचे के, बहुत बड़ा भव्य मंदिर। ध्यान रखेंगे आप, वो भी चट्टानों काट कर ना, हम लोग ईंट को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, वहां एक चट्टानों काट कर आकार दिए गए हैं। मैं दिखाऊंगा आपको जब पढ़ाएंगे। ये जो हिस्सा है एक स्ट्रक्चर है, अवशेष है। और ये मेन जो है आप पढ़ेंगे नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने थोड़ा बहुत? भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय में काउंट होता है, तक्षशिला, नालंदा, ये सब नाम। और नालंदा विश्वविद्यालय आज भी जाके देख सकते हो। आप पढ़ेंगे गुप्त वंश, उसी गुप्त वंश के एक राजा हुए थे कुमार गुप्त, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो भी कौन से धर्म वाला है ये? बुद्ध। आप पढ़ेंगे एक आया था आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, जो नष्ट करके चले गए वहां पे, इसका डिटेल पढ़ाएंगे आपको भी, आज भी जाके देख सकते हो आप। ध्यान रखने इसको, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जो ब्लैक कलर का जो पिलर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। ये कहलाता है मेहरौली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर है। और लौह स्तंभ जो है गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य की जानकारी देता है। और उसके पीछे वाला तो जानते हो क्या है? बताओ पीछे वाला, ये क्या है? कुतुब मीनार है। और ये कुतुब मीनार किसकी जानकारी दे रहे हैं? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखो ये भी एक इतिहास है आपके लिए कहीं ना कहीं वहां पे। हाँ, आप समझिए भौतिक अवशेष पूरा। ये तो भूमि के ऊपर है, अगर आप देखो तो भूमि के नीचे भी मिलता है। ध्यान रखना, ये भूमि के नीचे है, देखो आंतरिक में दबा हुआ है। ये पानी के अंदर भी मिलता है, देखो पूरा तात्विक सोर्स भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर और पानी के अंदर। एक नगर सुने, द्वारिका? द्वारका सुने हो ना, श्री कृष्ण वाला? तो आप पढ़ते हो द्वारिका नगरी डूब गया है करके। तो द्वारिका जो नगरी है उसके नीचे जो अवशेष जो मिला है वो भी तो क्या है आपके लिए? आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो होगा ना कहीं वहां पे वो। या ये मंदिर की बात करें, जैसे मैं आपको छत्तीसगढ़ का मंदिर ही बताया था, आपको याद होगा। ये छत्तीसगढ़ का एक मंदिर है, कौन सा? सिरपुर।
आप कभी भी जाओगे इस मंदिर को देखोगे तो क्या बोलोगे, आपके शब्द में एक ही आएगा, पांडु वंश। ये आप क्या बोलते हो, सोमवंश उसी को, या छत्तीसगढ़ में राजा होते महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन। क्या कहीं इसका किताब लिखा है क्या, कोई किताब में बना के गए क्या उन लोग कि ये राजा शासन के, कहीं नहीं मिला, ध्यान रखना। ये केवल एकमात्र पुरातात्विक साक्ष्य है, तो उस वंश की जानकारी देता है, तो ये ऐतिहासिक सोर्स है, ध्यान रखेंगे आप ये। और इसके अलावा ऐसे कुछ मिलेंगे आपको, देखो ये गुफा पे एक भीमबेटका भी नाम लिया था, हमें याद होगा, भीमबेटका गुफा, उसी भीमबेटका गुफा की जानकारी है ये। अब भीमबेटका गुफा में देखो ये जो पेंटिंग्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसा औजार लेके हथियार लेके जा रहे हैं, तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, शिकार पे गए। तो ये पता चला पाषाण काल के लोग क्या काम करते थे, शिकार करते थे। कहीं लिख के गए क्या उन लोग कि हम लोग इसको मारने के लिए इसका यूज किया, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पूरा तात्विक साक्ष्य तो है हमारे पास, ये है हमारे पास। ये देखो पत्थर पे लिखा हुआ लेख है, ये पत्थर है और उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये इसको क्या बोलते हो, शिला लेख बोला जाता है। आप पढ़ेंगे वहां पे वो, ये जैसे कि आपको बताया था ताड़पत्र या तो भोजपत्र, ये साहित्यिक में आता है ना, भोजपत्र, भोज वृक्ष होता है उस पे लिखा जाता है, पहले के लोग उसी में लिखते थे, ध्यान रखना, छालों पे या तो पत्तों पे। ये एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग का मिड वाला हिस्सा देखो, बैलगाड़ी दिखाई दे रहा है। मैं बोल सकता हूँ उस समय के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग आवागमन के लिए करते थे, मुझे लिखा हुआ कहीं नहीं मिला कि बैलगाड़ी का यूज इसके लिए किया जाता है, मैं इस चित्र को देखकर पूरा आपको बता सकता हूँ क्या करते हैं लोग, परिवहन के लिए यूज करते हैं, इतिहास है वो कहीं नहीं वहां पे। तो ऐसे हमारे पास कई सारे सोर्स होते हैं जो ऐतिहासिक चीजों को बताता है, जैसे कि ये मुहर है मेरे पास, सील जिसको आप बोलते हो अनुमति पत्र के लिए, ये आपको सिंधु घाटी से मिलेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल आपको बता दूंगा आपको, ठीक है ना। आज मैं केवल बता पाया हूँ ये सिलेबस और ये आपका इतिहास, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। पहला क्लास है, मैं कल और 6 सवाल बताऊंगा इसको, ठीक है। आज सिर्फ सिलेबस बताया हूँ, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और सिलेबस के साथ साथ थोड़ा सा इतिहास का परिचय बताया हूँ, अब बाकी कल मेन चालू होगा, कल जो लेट आए हैं उनके लिए मैं कल और बता दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लाइव क्लास, शिलालेख, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख, इतिहास जानने की सोर्स है ना जी। स्तंभ लेख से कैसे नहीं जानोगे, ये अशोक के स्तंभ लेख है, ताम्रपत्र मिलते हैं पांडु वंश के, सब सोर्स हैं।